नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लवनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे देश से सरोकार रखती है, जो सीधे आपसे सरोकार रखती है। और जब हम देश की बात करते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आजकल देश में सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा छाया हुआ है। मुद्दा इस बात का कि भारत ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ अपना युद्ध, अपना धर्म युद्ध छेड़ दिया है, वो ये बताता है कि आतंकवाद को वैश्विक मंच से, विश्व से खत्म करने की राह पर अगर कोई प्रणेता बन सकता है तो वो भारत ही बन सकता है। अब भारत तो प्रणेता बनने की राह पर निकल पड़ा है। भारत ने अपनी नीति भी बना ली है, अपनी नियति भी तय कर ली है और नियत के साथ ही, अच्छी नियत के साथ आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। ना नीति, ना नैतिकता, केवल नकल, और वो भी नालायकी से। जी हां, ये तमाम बातें उस देश के लिए हैं जो ना तो स्वयं कोई ठोस नीति बना सका और ना ही अपने पांव पर खड़ा हो सका। बच्चा बच्चा समझ सकता है कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। जवाब पाकिस्तान ही है, जिसकी ना तो नीति है ना नियत है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो भारत की परछाई में चलने की असफल कोशिश करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना द्वारा हाल ही में आतंक के विरुद्ध की गई एक ऐतिहासिक कार्रवाई, और ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई जिसने न केवल सीमा पार दुश्मनों की नींद उड़ा दी, बल्कि दुनिया को यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब भारत सहन नहीं करेगा, भारत सीधे उत्तर देगा। यह नया भारत है जो बोलता कम है, ठोकता ज्यादा है। भारत ने अपने पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया कि शांति की कामना का अर्थ कायरता नहीं होता है, बल्कि संयमित सामर्थ्य है। लेकिन भारत के इस संकल्प के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त बौखलाहट है। जैसा कि हम वर्षों से देखते आ रहे हैं, पाकिस्तान की रणनीति का मतलब ही है भारत की नीति की नकल करना, और इस बार भी पाकिस्तान वही नकल करने के लिए उतर पड़ा है। भारत ने जब आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त संसदीय दल गठित किया तो देखिए इस नकलची पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने भी आनन फानन में एक झोला टांगने वाली टोली बना दी, और इस टोली का नेतृत्व सौंपा गया बिलावल भुट्टो को। वही बिलावल जो ना अनुभव में सक्षम है, ना विचारों में परिपक्व, जो अपने भाषणों से हास्यास्पदता की सीमाएं लांघ चुका हो। वही बिलावल अब पाकिस्तान के इस डेलीगेशन का नेतृत्व करेगा। अब सवाल यह है कि बिलावल का यह दल, यह डेलीगेशन किस मुंह से वैश्विक मंच पर आतंकवाद पर बोलेगा? क्या यह दल बताएगा कि पाकिस्तान की धरती पर आज भी आतंकी शिविर खुलेआम चल रहे हैं? क्या इस डेलीगेशन में इतना साहस है कि दुनिया को यह बता सके कि उनके देश के गुप्तचर संस्था यानी आईएसआई और उनकी फौज खुद इन आतंकियों की पोषण करता है? सच यही है कि पाकिस्तान के पास न नीति है, न नैतिक बल, और जब नकल करने की बात आती है तो उसमें भी साहब अकल का उपयोग किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो शायद अकल भी नहीं है। अब जो देश गधे बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाता हो, उस देश से अकल की भी उम्मीद कैसे की जा सकती है? भारत चल पड़ा है एक नई राह पर। भारत चल पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह बताने के लिए कि आतंकवाद पर भारत का यह धर्म युद्ध जो शुरू हुआ है वो अंत तक जारी रहेगा, और इसके लिए भारत को जो कुछ भी करना पड़े भारत करेगा, क्योंकि भारत सच के साथ, प्रमाणों के साथ, नीति के साथ अपनी नियति को निर्धारित कर रहा है। लेकिन वही पाकिस्तान किस कदर भारत की नकल कर रहा है, किस कदर अपने लिए एक बार फिर से गड्ढा खोद रहा है, आइए ये सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में।
सदियों से हिंदुस्तान की परछाई में चलने वाला पाकिस्तान अब एक बार फिर अपनी पुरानी औकात पर आ गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि नकलची पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की रणनीति की कॉपी करने की कोशिश की है। लेकिन इस बार खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत की रणनीति सिर्फ योजना ही नहीं, संकल्प का परिणाम है और पाकिस्तान की नकल बस एक खोखली नौटंकी है। भारत ने जब आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अपने 59 सांसदों की एक विशेष टीम बनाई, तो उधर मुल्ला मुल्क ने भी आनन फानन में एक डेलीगेशन खड़ा कर दिया, जिसका मुखिया बनाया गया बिलावल भुट्टो। वही बिलावल जो दुनिया भर में अपनी बेतुकी बयानबाजी के लिए कुख्यात है, जो सिंधु जल संधि पर कहता है या तो दरिया में पानी बहेगा या फिर उनका खून। लेकिन सवाल ये है कि बिलावल की टीम किस मुंह से आतंकवाद पर दुनिया से बात करेगी? क्या वो बताएंगे कि पाकिस्तान आज भी आतंक की फैक्ट्री बना बैठा है? क्या इस डेलीगेशन में इतनी हिम्मत है कि वो कह सके कि आईएसआई और पाक की फौज खुद इन दरिंदों को खाद पानी देती है? शायद नहीं। और अगर बताएंगे भी तो क्या ये दुनिया को दिखाएंगे कि उनके पास सबूत के नाम पर सिर्फ झूठ और फरेब है? याद कीजिए, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर जवानों से मिलने पहुंचे थे, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी आनन फानन में अपनी नापाक सेना से मिलने का ढोंग रच डाला। लेकिन फर्क देखिए, भारत के मंच पर MiG-29 और S-400 गरज रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ के पीछे एक फटा पुराना 40 रुपए वाला पोस्टर पाकिस्तान की जमीनी सच्चाई की पोल खोल रहा था। यही अंतर है, भारत एक्शन में यकीन करता है और पाकिस्तान एक्टर गिरी में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आलम यह है कि आज खुद पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों से पूछ रही है, कहाँ है सबूत, कहाँ है भारत के खिलाफ वो तथाकथित डॉसियर? लेकिन जैसा कहते हैं, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और यही वो चीज है जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास शायद कभी नहीं थी। इस बीच भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी कर दुनिया को एक बार फिर बता दिया है कि आतंक का समर्थन करोगे तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। पाकिस्तान पर नकेल कसते हुए भारत अब यूनाइटेड नेशंस में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कराने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। और जब पाकिस्तान ने यूएनएससी में टीआरएफ का नाम हटवाने की कोशिश की, तो भारत ने 2-2 के ऐतराज दर्ज कराकर उसकी औकात दिखा दी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया? पाकिस्तान ने। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने भी दुनिया में उनका तमाशा बना दिया। एक दिन दावा करते हैं मैंने युद्ध रोक दिया, दूसरे दिन कहते हैं कश्मीर मुद्दे का हल निकालूंगा, फिर कहते हैं मैंने परमाणु युद्ध टाल दिया, और 5वें दिन साफ मुकर जाते हैं कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मदद की। लेकिन भारत अपनी बातों से मुकरता नहीं है। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर और सीजफायर जैसे मुद्दे भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय विषय हैं और किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है।
हिंदुस्तान का रुख साफ है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि टेरर और टॉक या फिर टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अब नकलची पाकिस्तान की हर चाल पर भारत की कड़ी निगरानी है। आतंक की गोद में पल रहे मुल्क की हकीकत ऑपरेशन सिंदूर ने उजागर कर दी है। बिलावल की टीम, शहबाज के पोस्टर और टीआरएफ की पैरवी, तीनों ही पाकिस्तान की बुरी तरह फजीहत करा चुके हैं। और भारत ने बता दिया है, ये नया हिंदुस्तान है जो बोलता कम और ठोकता ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये नया भारत है जो बोलता कम है, ठोकता ज्यादा है। ये नया भारत है जो हर किसी को आईना दिखा रहा है कि आतंकवाद को लेकर ये जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के सपोर्ट सिस्टम जो देश बने हुए हैं, जो ऑक्सीजन की देने का काम करते हैं, जो अपने बयानों से डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन दे रहे हैं, उन सब को भारत आईना दिखाने को तैयार है। अब जब उन देशों की बात आ रही है तो सबसे पहले नाम आ जाता है अमेरिका का। वही अमेरिका जहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा था कि हमने मध्यस्थता करा दी, लेकिन हमने सीजफायर करा दिया, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीजफायर भारत ने अपनी शर्तों पर किया है और कश्मीर के मसले में वो किसी तीसरे की कहीं से भी कोई भी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हैं कि आतंकवाद की लड़ाई में वो भारत के साथ खड़े हैं, आज वही डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार किस तरह से बेनकाब हो रही है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख का दावा करते हैं, उनके प्रशासन में व्हाइट हाउस के सलाहकार बोर्ड में 2 ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जिनका अतीत आतंकवादी गतिविधियों से सना हुआ है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा, जो कभी अलकायदा का आतंकी था, उससे भी मुलाकात कर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर आतंकियों को वैधता दे रहे हैं? और इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भारत के लिए एक नया सुरक्षा संकट पैदा कर रहा है? यह एक ऐसा खुलासा है जो न केवल अमेरिका बल्कि भारत और पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इस्माइल रॉयर, जिसे पहले रैंडल रॉयर के नाम से जाना जाता था, उसने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया था। यह वही संगठन है, वही आतंकी संगठन जिसने 2008 के मुंबई हमले समेत भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। किसी और देश के नहीं बल्कि खुद अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेज ये बताते हैं कि रॉयर ने न केवल खुद आतंकी संगठनों में जाकर प्रशिक्षण लिया बल्कि अपने साथियों को भी भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों के लिए उकसाया था। उसे 2004 में आतंकवाद से जुड़े आरोपों में 20 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उसने 13 साल जेल में भी बिताए हैं। अब ट्रंप प्रशासन ने उसे व्हाइट हाउस के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारत के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा आज भी कश्मीर और अन्य भारतीय ठिकानों को निशाना बनाता है। ट्रंप का यह कदम क्या भारत और अमेरिका संबंधों में दरार डालने की साजिश है? अब इस लिस्ट के दूसरे नाम की भी बात कर लेते हैं। दूसरा नाम इस लिस्ट का है शेख हमजा यूसुफ, जो जायतुना कॉलेज का सह संस्थापक भी है। यूसुफ का संबंध
खूंखार आतंकी संगठन हमास से है और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों से भी इसके संबंध रहे हैं। 9/11 के ठीक पहले यूसुफ ने एक फंड रेजर में किसी और देश को नहीं बल्कि खुद अमेरिका को ही नस्लवादी देश बताया था। उसने न्यूयॉर्क में बम विस्फोट की साजिश के दोषी शेख उमर अब्देल रहमान के मुकदमे को भी अन्यायपूर्ण करार दिया था। 2016 में भारत की एनआईए ने यूसुफ पर उत्तेजक भाषणों के लिए चार्जशीट भी दाखिल की थी जो आतंकियों को प्रभावित करते थे। फिर भी ट्रंप ने उसे व्हाइट हाउस में सलाहकार की भूमिका दी। और ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोगों को गले लगाते हैं जो आतंक से ही जुड़े रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी इस लिस्ट में एक और नाम शामिल है, एक और नाम बाकी है। दरअसल ट्रंप ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात कर दुनिया को चौंका दिया है। अल शरा, जो पहले अबू मोहम्मद अल जलानी के नाम से जाना जाता था, अल-कायदा से जुड़े हयात तहरीर अल शाम का नेता रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि खुद अमेरिका ने कभी इसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम तक रखा था। 2024 में उसने बशर अल असद का तख्ता पलट किया और अब सीरिया का नेतृत्व कर रहा है। यह इजराइल जैसे सहयोगियों के लिए झटका है जो अल शरा को अब भी जिहादी मानते हैं। ट्रंप का यह कदम क्या मुख्य रूप से मध्य पूर्व में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा? यह सवाल महत्वपूर्ण है और भारत के लिए जो पहले ही सीरिया से जुड़े आतंकी नेटवर्क से जूझ रहा है, आईएसआईएस के कितने मॉड्यूल्स हमारे देश के अंदर ही हमने क्रैक किए हैं, केरल से किस तरीके से इसके नेटवर्क मिलते रहे हैं। अब अगर ऐसी खबर सामने आती है तो क्या यह भारत के परिप्रेक्ष्य में भी खतरनाक साबित नहीं होगा? और अगर यह परिस्थिति है तो भारत को अब और कितना सचेत रहने की जरूरत है। आप पूरी खबर समझ लीजिए इस विस्तारित रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही उनकी नीतियों और निर्णय ने वैश्विक स्तर पर बहस छेड़ दी। हाल ही में व्हाइट हाउस के सलाहकार बोर्ड में इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ की नियुक्ति, साथ ही सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से उनकी मुलाकात ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये तीनों व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और ट्रंप प्रशासन का इनके प्रति रुख न केवल हैरान कर देने वाला है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिकता के दृष्टिकोण से भी चिंताजनक है। पत्रकार लॉरा लूमर के खुलासे ने इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन को जवाब देना होगा कि आखिर ऐसे नियुक्तियां और मुलाकातें किस रणनीति का हिस्सा हैं। इस्माइल रॉयर, आतंकवाद से सलाहकार बोर्ड तक का सफर। इस्माइल रॉयर, जिसे पहले रैंडल रॉयर के नाम से जाना जाता था, उसका इतिहास आतंकवादी गतिविधियों से पटा पड़ा है। अमेरिकी न्याय विभाग के 2004 के दस्तावेज के अनुसार रॉयर ने लश्कर-ए-तैयबा (LET) के पाकिस्तान प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया और सह आरोपियों को वहां प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया। इन शिविरों का उद्देश्य भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयां और पाकिस्तान में जिहाद को बढ़ावा देना था। रॉयर ने 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद जिहादी गतिविधियों को और तेज करने की साजिश रची थी। इसके लिए उसे 20 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से उसने 13 साल जेल में बिताए। ऐसे व्यक्ति को व्हाइट हाउस के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त करना न केवल अमेरिकी सुरक्षा नीतियों पर सवाल है बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी चिंता का विषय है, लंबे समय से प्रभावित, जो लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों से लंबे समय से प्रभावित रहे हैं। ये नियुक्ति आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की शून्य सहनशीलता नीति के विपरीत प्रतीत होती है। शेख हमजा यूसुफ, विवादास्पद विचारधारा और कट्टरपंथी कनेक्शन। शेख हमजा यूसुफ
कैलिफोर्निया के जैतूना कॉलेज के सह संस्थापक की पृष्ठभूमि भी कम विवादास्पद नहीं है। लॉरा लूमर के अनुसार यूसुफ का संबंध हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों से रहा है। 9/11 के हमलों से ठीक पहले उसने एक फंडरेजर में अमेरिका को नस्लवादी देश करार दिया था और जमील अल अमीन, जिसे बाद में हत्या का दोषी ठहराया गया, का समर्थन किया था। यूसुफ ने 1990 के दशक में न्यूयॉर्क में बम विस्फोट की साजिश के दोषी शेख उमर अब्दुल रहमान के खिलाफ मुकदमे को अन्यायपूर्ण बताया था। उसकी यह टिप्पणी कि अमेरिका इस्लाम के साथ युद्ध नहीं जीत सकता और उसकी अल कायदा से जुड़े विचारों की प्रशंसा उसकी कट्टरपंथी सोच को उजागर करती है। ऐसे व्यक्ति को व्हाइट हाउस में सलाहकार की भूमिका देना अमेरिका की विदेश नीति और वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने जैसा है। अहमद अल शारा, आतंकवादी से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की अहमद अल शारा, आतंकवादी से लेकर राष्ट्रपति तक। ट्रंप की अहमद अल शारा, जो पहले अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से जाना जाता था, इससे मुलाकात ने दुनिया को चौंका दिया। अल शारा, जो अल कायदा से जुड़ा हयात तहरीर अल शाम के पूर्व नेता है, इस पर कभी अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। दिसंबर 2004 में इसकी अगुवाई में बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद इसे सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। ट्रंप ने न केवल अल शारा से मुलाकात की, बल्कि उसकी तारीफ में उसे युवा, आकर्षक और सख्त बताया। साथ ही उन्होंने सीरिया पर दशकों पुराने प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। ये कदम सऊदी अरब और तुर्की के दबाव में उठाया गया, लेकिन इजराइल जैसे सहयोगी देशों ने इसे लेकर आपत्ति जताई। अब सवाल ये है कि ये ट्रंप की रणनीति है या कोई भूल? ट्रंप का यह रुख क्या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या एक बड़ी भूल है? समर्थकों का तर्क है कि यह मध्य पूर्व में नई शांति और सहयोग की शुरुआत हो सकती है। अल शारा को अब्राहम समझौते में शामिल करने और इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के ट्रंप के आग्रह को इस दिशा में एक कदम माना जा सकता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कदम आतंकवाद को वैधता देता है। मानवाधिकार संगठन विश्लेषकों ने इसे न्याय और सुरक्षा के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात बताया। रॉयर और यूसुफ की नियुक्ति से अमेरिका की आतंकवाद विरोधी नीतियों पर सवाल उठे, जबकि अल शारा के साथ ट्रंप की मुलाकात ने सहयोगी देश, खासकर इजराइल को असहज कर दिया है। भारत के लिए चिंताएं। भारत के दृष्टिकोण से रॉयर की नियुक्ति और लश्कर तैयबा से उसके संबंध चिंता का विषय है। भारत लंबे समय से इस संगठन के आतंकवादी हमलों का शिकार रहा है, जिसमें 2008 का मुंबई हमला भी शामिल है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन का ये कदम भारत अमेरिका संबंधों पर असर डाल सकता है। हाल ही में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया, लेकिन इस सहयोग के कदम उस विश्वास को कमजोर कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन को इन नियुक्तियों और मुलाकातों के पीछे की रणनीति स्पष्ट करनी होगी। क्या ये मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने का एक साहसिक कदम है या आतंकवाद को अनजाने में बढ़ावा देने वाली कोई भूल? रॉयर, यूसुफ और अल शारा जैसे व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने का फैसला न केवल अमेरिका की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को भी कमजोर करेगा। भारत जैसे देशों को इस घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक कदम उठाते रहने होंगे। ट्रंप को ये समझना होगा कि शांति की राह आतंकवाद के साथ समझौते से नहीं, बल्कि उसके खिलाफ कठोर रुख से गुजरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये है अमेरिका का असली चेहरा, और अब भारत को तय करना है कि अगर उसने पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति निर्धारित कर ली है, तो अमेरिका जैसे देशों को लेकर भी जो मुंह में राम बगल में छुरी जैसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं, उनके लिए भी अपनी नीतियों को बदलाव लाकर नई नीतियां निर्धारित करनी होगी। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है, ये सिद्ध कर दिया है कि अब देशद्रोहियों के लिए इस पवित्र भूमि पर कोई स्थान नहीं है। एक तरफ तो हम अपने सीधे दुश्मन से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा युद्ध सीमा के अंदर चल रहा है आस्तीन में छिपे सांपों का फन कुचलने को लेकर। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों चौकन्ना है। सरहद के उस पार हो या फिर सरहद के भीतर छिपे हुए हमारे दुश्मन, सबको खत्म करना है।
ऑपरेशन सिंदूर ने जहां सरहद पार बैठे आतंकियों की नींद हराम कर दी, वहीं देश के भीतर छिपे गुप्त गद्दारों की कमर भी तोड़ी जा रही है। देश के कोने कोने से पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे गद्दारों की धरपकड़ ने न केवल देशवासियों को चौंकाया है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर हमारे ही बीच छिपे ये गद्दार किसके भरोसे पले बढ़े और इतने लंबे समय तक आखिर ये बचते कैसे रहे। क्या ये केवल लालच था या फिर कोई और गहरी साजिश? क्या कैराना जैसे कस्बे सिर्फ भौगोलिक स्थान है या अब देश विरोधी गतिविधियों के गढ़ बन चुके हैं? कौन हैं वो लोग जो सोशल मीडिया की आड़ में पाकिस्तान की छवि चमकाने का घिनौना खेल खेल रहे थे? और क्या ये केवल संयोग है कि ये सभी पकड़े गए लोग 20 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, यानी हमारे देश की युवा शक्ति जिस पर देश को नाज है? क्या इसी युवा शक्ति का इस्तेमाल दुश्मन देश भारत के विरुद्ध कर रहा है? पंजाब, हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, चारों दिशाओं से सिर्फ एक ही तस्वीर सामने आ रही है। भारत में पाकिस्तानी जासूसों की घुसपैठ, कभी फर्जी पासपोर्ट बनवाकर, कभी ओटीपी भेजकर, व्हाट्सएप नंबर सक्रिय करवाकर, तो कभी सेना की जानकारी इकट्ठा कर पाकिस्तान पहुंचाकर इन गद्दारों ने देश के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन सैल्यूट है भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को, जिन्होंने न केवल इन गद्दारों को पकड़ने का साहस दिखाया, बल्कि उनके पीछे काम कर रही पूरी श्रृंखला को ही बेनकाब कर दिया है। असम से लेकर पानीपत तक और पानीपत से लेकर कैराना तक एक एक गद्दार को उसकी मांद से बाहर खींचा जा रहा है। आज जरूरत है पूरे देश को यह समझने की कि दुश्मन अब सीमा पर ही नहीं, बल्कि हमारे गली मोहल्लों में भी घुस चुका है, हमारे खुद के खेमे में घुस चुका है। और जिस यूट्यूबर को हम प्रभावशाली मानते हैं, वो शायद आईएसआई का मुखबिर हो। जिस पड़ोसी को हम सीधा साधा समझते हैं, वो दुश्मन के लिए संचार सूत्र भी हो सकता है। अब इस पर संजीदगी से भारतीय समाज को भी सोचना होगा। अब लड़ाई केवल बारूद से नहीं, चेतना और चौकसी से भी लड़ी जाएगी। भारत की न्याय व्यवस्था से यह निवेदन है कि ऐसे गद्दारों को केवल धारा नहीं, दंड का वो रूप दिया जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बन जाए। क्योंकि सवाल केवल कानून का नहीं है, सवाल देश की अस्मिता का है, सवाल उन वीर जवानों का है जो सरहद पर जान की बाजी लगाकर हमारी नींद की रक्षा करते हैं। सवाल उस मां का है जो अपने बेटे को तिरंगे में लिपट कर वापस पाती है। और हम क्या करते हैं? गद्दारों को अपने बीच पनपने देते हैं। तो ऐसे गद्दारों के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी होगी। और ऐसे ही चंद गद्दारों से आज एक बार फिर से आपका परिचय कराते हैं, दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि किस तरीके से भारत के कोने कोने में छिपे हुए हैं ये गद्दार। भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश के कोने कोने से पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं। इस मामले में असम पुलिस अब तक 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जो पाकिस्तान में बैठे अपने अकाउंट को भारतीय नंबरों से ओटीपी भेजकर उन्हें भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने में मदद कर रहे थे। That they had stumbled on a number of people who were sending across OTPs to people in Pakistan to be used to set up Indian WhatsApp accounts with Indian WhatsApp numbers. इसी क्रम में हरियाणा और पंजाब से बीते 11 दिनों में 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। सबसे पहले 8 मई को मालेर कोटला से 2 जासूस पकड़े गए। 13 मई को पानीपत से नोमन इलाही गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हिसार, नूह, कैथल और जलंधर से जासूस गिरफ्तार किए। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद कुछ कॉमन चीजें सामने आई हैं।
जैसे आरोपियों का वीजा को लेकर नई दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क करना। हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के तो पाकिस्तानी एम्बेसी अधिकारी दानिश से लिंक मिले। इन सभी आरोपियों में ये भी कॉमन फैक्टर मिला है कि ये सभी 20 से 35 साल की उम्र के हैं और मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान से जुड़े इन लोगों पर नजर थी। इनकी कॉल और चैटिंग को इंटरसेप्ट किया गया, जो इसके पाकिस्तानी जासूस होने का भांडाफोड़ हुआ, जिसके बाद इन गद्दारों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। गजला खातून, अरमान, देवेंद्र सिंह और मोहम्मद मुर्तजा पुलिस की गिरफ्त में आए ये तमाम गद्दार न सिर्फ गोपनीय जानकारियां दुश्मन के साथ साझा कर रहे थे, बल्कि फर्जी सिम के जरिए देश में घुसपैठ के लिए पाकिस्तान की मदद भी कर रहे थे। जिन जासूसों में प्रसिद्ध यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तानी एजेंट निकलना सबसे बड़ा खुलासा है। ज्योति पाकिस्तानी एम्बेसी अधिकारी दानिश के साथ साथ मरियम नवाज के भी संपर्क में थी, जो भारत की खुफिया जानकारी साझा करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की छवि चमका रही थी। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। वहीं पानीपत से पकड़ा गया ISI एजेंट नोमन इलाही भारतीय सेना की और रेल गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान को देता था। नोमन कई बार पाकिस्तान जा चुका है, जो जन सुविधा केंद्र के जरिए फर्जी दस्तावेज भी बनवाता था। जो मेन आदमी है वो पकड़ा गया है और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जो नई कड़ियां उसमें जुड़ती जाएंगी और किसी का भी रोल अगर आता है तो उसके बारे में उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरोप ये है कि ये व्यक्ति पाकिस्तानी कुछ व्यक्ति के साथ संपर्क में था और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता था। ये व्यक्ति मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा था। ISI एजेंट नोमन इलाही उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना का रहने वाला है। पिछले कुछ सालों में कैराना और उसके पास के कस्बे में रहने वाले कई लड़कों को ISI के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। नोमन को ISI से जोड़ने वाला इकबाल काना भी कैराना से ही संबंध रखता है। कैराना में रहने वाले कई मुसलमान परिवार के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, जिससे उनका पहले पाकिस्तान और फिर ISI तक पहुंच आसान हो जाती है। भारतीय जांच एजेंसियों की माने तो फिलहाल पाकिस्तान में सिर्फ कैराना से ही जुड़े कई ISI हैंडलर्स बनकर बैठे हुए हैं, जो अब भी पाकिस्तान में बैठकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में देश भर से भारी संख्या में गद्दार जासूसों के नाम का खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक तरफ देश के अंदर के छिपे हुए आस्तीन के इन सांपों, इन गद्दारों को चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है, खींचा जा रहा है। वहीं इन सब के बीच आज एक और बड़ी खबर उस वक्त आती है जब ये पता चलता है कि लश्कर का टॉप कमांडर मार गिराया गया है। जो दूसरों के घरों में मौत बोते हैं, एक दिन खुद उसी के घर में अंधेरा नजर आता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर तैयबा का खूंखार और खतरनाक आतंकी रज़ाउल्लाह निज़मानी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद का वही अंजाम हुआ, जिसके लिए वो कश्मीर की वादियों में निर्दोषों का खून बहाता फिर रहा था। सरेआम मटली शहर में गोलियों से छलनी कर दिया गया ये आतंकी अबू सैफुल्लाह, जिसने भारत के खिलाफ कई खूनी हमलों की साजिश रची, रामपुर CRPF कैंप पर हमला करवाया, बेंगलुरु को दहलाया, नागपुर में RSS मुख्यालय को निशाना बनाया और आखिरकार खुद एक टारगेट बन गया। जिसने मौत को हथियार बनाया वो अब खुद मौत का शिकार हो चुका है। अबू सैफुल्लाह की मौत महज एक वारदात नहीं, बल्कि आतंक के अंत की उल्टी गिनती का बिगुल है। कश्मीर की धरती को खून से रंगने वालों की अब खैर नहीं, एक एक गुनहगार की पहचान हो चुकी है और अब वो दिन दूर नहीं जब उन्हें भी उनके गुनाहों का इंसाफ मिलेगा, वो भी उसी अंदाज में जैसे उन्होंने बेगुनाहों को मारा था। जिसे लश्कर गाजी कहता था, वो दरअसल भारत में मासूमों का हत्यारा, एक कायर गद्दार था,
बंदूक की आड़ में जिहाद के नाम पर खून बहाने वाला ये आतंकी आज जमीन के नीचे है। यही उसका असली अंजाम था। ये मौत उन सैकड़ों परिवारों के लिए एक सुकून है जिन्होंने आतंक के हाथों अपनों को खोया। अबू सैफुल्लाह की हत्या ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के आतंकी शिविरों में दरारें गहरी हो चुकी हैं। अब ये जहर बाहर बहने लगा है। गुटबाजी, वर्चस्व की लड़ाई और अंदरूनी टकराव इस बात का सबूत है कि अब मौत का व्यापार करने वालों पर खुद काल मंडरा रहा है। अब सैफुल्लाह की मौत उस हर आतंकी के लिए चेतावनी है जो भारत को निशाना बनाने की सोचता है। अब आतंक के ठिकानों में गूंज रही है एक आवाज, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब तुम्हारी ही बारी है। तो एक एक करके आतंक और आतंकियों का खात्मा करना है, और आतंक और आतंकियों के खात्मा करने में जो सबसे बड़ी शक्ति हमें मिलती है वो हमारी सनातन से मिलती है। और उसी सनातन का पर्व इन दिनों गोवा में चल रहा है। जब सनातन संस्कृति की चेतना जागती है तो वो केवल मंदिरों की घंटियों तक सीमित नहीं रहती, वो जन जन के हृदय में धर्म, नीति और राष्ट्र प्रेम की मशाल जला देती है। गोवा के फोंडा क्षेत्र में आयोजित सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव ने कुछ ऐसा ही दृश्य साकार कर दिया। 17 से 19 मई तक चल रहे इस युगांतरकारी आयोजन में भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 23 देशों से आए श्रद्धालुओं ने सनातन धर्म की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया है। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संगम में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को धर्म योद्धा सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी अठावले जी के कर कमलों से प्रदान किया गया। आयोजन स्थल पर उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं और संतों की उपस्थिति में यह सम्मान समारोह एक अत्यंत भावुक और प्रेरक क्षण बन गया। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को यह सम्मान केवल उनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षा, राष्ट्र जागरण और वैदिक परंपराओं के संरक्षण हेतु उनके दशकों से किए जा रहे समर्पण के लिए दिया गया है। वो उन विरले पत्रकारों में से हैं जिन्होंने मीडिया को केवल एक खबर पहुंचाने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का मंच बना दिया है। उनके कार्यक्रमों, अभियानों और विचारों ने असंख्य युवाओं को अपने धर्म, संस्कृति और देश के प्रति जागरूक और सक्रिय किया है। समारोह में बोलते हुए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये उस प्रत्येक व्यक्ति का है जो धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ समर्पण कर रहा है। ये शंखनाद केवल गोवा की धरती पर नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में धर्म प्रेमियों को भी जगाएगा। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, एक मिशन के साथ कि चैनल को नहीं देश को नंबर 1 बनाना है। देश के लिए हर वो कदम उठाने को तैयार और तत्पर रहेंगे जो आज की मांग भी है और प्रासंगिकता भी। और जब हम आज की मांग और प्रासंगिकता की बात करते हैं तो चलते चलते आज आपको अपने उन वीरों की कुछ तस्वीरों के साथ छोड़कर जाते हैं जिनके आने से दुश्मन थर थर कांपता है। हमारी सेना और वायु वीरों के पराक्रम को तो आपने देख ही लिया है, लेकिन हमारी नेवी किस तरीके से पानी में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है, एक वीडियो जारी किया गया है नेवी की तरफ से। आज उसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जय हिंद। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र हर, बरसेगी ऊपर वर्षित हर,